A1 क्लासेज एजे यूट्यूब पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ग्रंथि। क्या है? ग्रंथि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम GLND ग्लैंड यानी ग्रंथि। अब देख तो भाई, ग्रंथि होती क्या है? इनकी जो आकृति होती है वो थैली जैसी होती है। कैसी होती है? पहले थैली जैसी आकृति होती है इनकी, और इनसे निकलने वाले हार्मोन होते हैं एक तो, और एक होते हैं एंजाइम। एक तो एंजाइम और एक हार्मोन, दो चीज़ों का स्त्रवण होता है ग्रंथियों से। किससे? ग्रंथियों से। अब भाई देखते ग्रंथि हमारे शरीर में कितने प्रकार की पाई जाती है। वो 3 प्रकार की। 3 प्रकार कौन कौन सी? पहली है बहिस्राव ग्रंथि, अंतस्राव ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। अब ये होती क्या है भाई? बहिस्राव ग्रंथि जो होती है ये एक तो नलिका होती है। इनमें क्या होती है? नलिका। और ये अपने प्रभाव एंजाइम हार्मोन के प्रभाव को सीधा किस में छोड़ती है? बाहर छोड़ती है। ये रक्त में इनके प्रभाव को नहीं छोड़ती, ये बाहर छोड़ती है। नलिका पाई जाती है इनमें। दूसरी है अंतःस्रावी ग्रंथि। ये इसमें कोई नलिका नहीं पाई जाती। ये अपने रक्त हार्मोन को रक्त प्रवाह में छोड़ती है। सीधे किस में छोड़ती है? रक्त में छोड़ती है हार्मोन एंजाइम को। तीसरी है मिश्रित ग्रंथि, जो अंतःस्रावी होती है और बहिःस्रावी होती है। ये दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है जिन्हें हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अब देखते भाई बहिःस्रावी ग्रंथि होती क्या है। तो बहिःस्रावी ग्रंथि को देखते हम। इनमें इनसे एंजाइम निकलता है, यह नलिका पाई जाती है इनमें। इनका मार्ग निश्चित होता है और बहिःस्रावी द्वारा रक्त में जाकर नहीं मिलता। वही बात आई अभी जो मैंने बताई आपको कि इनमें नलिका होती है, रक्त में इनका कोई प्रभाव नहीं छोड़ती है ग्रंथि। जैसे इनके उदाहरण है, श्वेत ग्रंथि होती है एक तो, जो हमारे त्वचा में पाई जाती है। तो अश्रु ग्रंथि जो आँखों में पाई जाती है। दुग्ध ग्रंथि जो स्तनों में पाई जाती है। लार ग्रंथि जो हमारे पाचन में योगदान देती है ना। और आंसू यही किसी अश्रु ग्रंथि का भाग है। मोम, पसीना और इसमें देख नहीं रहा है, इधर से देखते हैं, सीवम। मोम, पसीना, सीवम। अब और कीचड़ जिसे माइवोबियम कहते हैं, ये किसके भाग है भाई? बहिस्राव ग्रंथि के भाग है। अब देखते बहिस्राव ग्रंथि का एक उदाहरण फर्स्ट में, जैसे यकृत। क्या है? यकृत है। तो यकृत हमारे शरीर की एक तो बहिस्रावी ग्रंथि तो है ही है, लेकिन ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि भी मानी जाती है। कौन? यकृत। यह उदर के दाहिने, ये पेट के दाहिने तरफ होती है। पेट की किस तरफ होती है? दाएं तरफ। किस तरफ होती है? दाएं तरफ। इससे फाइब्रिनोजिन हेपेरन नामक संश्लेषण का क्या होता है? निर्माण होता है, जो क्या करती है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को तोड़ने फोड़ने का या पचाने का कार्य करती है। कौन? फाइब्रिनोजन और हेम्पेरिन। अब भाई जो विटामिन वसा में घुलनशील होती है, एक तो विटामिन होती है जो हमारे शरीर जो विटामिन होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है जल में घुलनशील, एक तो जल में, और एक होती है वसा में। एक तो जल में और एक वसा में, 2 प्रकार की विटामिन होती है। अब देखो, जो वसा में घुलनशील होती है वो यकृत में जाकर रुकती है। कहाँ रुकती है? यकृत में इकट्ठी हो जाती है, जिसमें विटामिन ए, जैसे भविष्य का विटामिन भी कहा जाता है, ये यकृत में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? यकृत में जाकर संचित रहता है। और डी, दूसरा कौन सा है? विटामिन डी। अब देखो, यकृत का कार्य क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही पुनर्निर्माण कर लेती है। शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। जो कोई भी कोशिका यकृत में टूटी फूटी या क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उनका स्वयं भी निर्माण कर लेता है। कौन? यकृत। कौन कर लेता है? यकृत। इसमें पुनरुद्भवन की भी क्षमता पाई जाती है। किसकी पाई जाती है? पुनरुद्भवन की। शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल यकृत में ही पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जो कोलेस्ट्रॉल होती है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, वो किस में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा यकृत में। यकृत में बिलीवर्डिन द्रव निकलता है। ये बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन 2 प्रकार के द्रव होते हैं जो हमारे पित्त रस में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? पित्त रस में। बिलीवर्डिन द्रव होता है, ये पित्त का हरा रंग निर्धारित करता है। कैसा रंग करता है? हरा। और जो बिलीरुबिन होता है वो करता है पीला। अब देखो, यकृत में बिलीरुबिन नामक द्रव भी पाया जाता है, जिसकी अधिकता से पीलिया भी हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? पीलिया, जिसे जॉयस्टिक भी कहते हैं इंग्लिश में। पीलिया रोग किसके कारण होता है? क्वेश्चन आ जाए तो किसके कारण? बिलीरुबिन नामक द्रव की अधिकता के कारण कौन सा रोग हो जाता है भाई? पीलिया रोग। अब देखो, यकृत और का क्या करता है? एक तो अमोनिया होता है, जो यकृत में अमोनिया होता है उसको यूरिया में बदल देता है। किस में बदल देता है? यूरिया। और यूरिया फिर हमारे मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकलता है। अब देखो, यह ग्लूकोज को किस में बदल देता है?
ग्लाइकोजन किस में बदल देता है, ग्लूकोज। जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 उसको ग्लाइकोजन बदल देता है, किस में बदल देता है, ग्लाइकोजन। अतः यकृत में निष्क्रिय खराब हो जाने पर शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इससे यकृत कार्बोहाइड्रेट को वसा में और वसा कोलेस्ट्रॉल में बदल दी जाती है, किस में बदल दी जाती है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल नामक रूप को स्टेरॉयड कहते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल का रूप होता है उसको स्टेरॉयड भी कहते हैं। अब देखते भाई यकृत भोजन में जहर। अब यदि किसी व्यक्ति को भोजन में जहर दे दिया जाए तो वो जहर किस में जाकर संचित हो जाएगा, यकृत में। और फिर उसकी जांच की जाएगी तो कि भाई इसकी मृत्यु किससे हुई है, तो यकृत की जांच होगी लीवर की, तो उसमें जहर की मात्रा दर्शाई जाती है, तो पता चल जाता है व्यक्ति की इससे मृत्यु हुई है। तो जहर खाने वाले व्यक्ति की जो मृत्यु होती है उसका हम यकृत से पता लगा सकते हैं, यकृत की जांच करके। दूसरा है भ्रूण अवस्था में आरबीसी का। हाँ, इसमें जो भ्रूण अवस्था होती है शिशु का निर्माण, भ्रूण अवस्था में जो शिशु होती है उसकी आरबीसी होती है, उसका निर्माण यकृत की सीमोडर्म कोशिका में होता है, किसमें होता है, मीसोडर्म में होता है, किसमें होता है, मीसोडर्म में। अब एक बार ये देखो भाई यकृत में जहर के प्रभाव को कम करता है, यकृत क्या करता है, जहर के प्रभाव को। और दूसरा है कॉफियर सेल्स जो होती है वो क्या करती है, कीड़ा, जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया और वायरस होते हैं उनको मार देती है। कौन, कॉफियर सेल्स होती है लीवर में जो। फिर है पित्तरस बनाता है, यकृत क्या बनाता है, पित्तरस। और पित्तरस में पाए जाते हैं कॉपर और फेरस और पोटेशियम, ये तीनों प्रकार की चीज़ें पाई जाती है किसमें, पित्तरस में। अब एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ भाई पित्तरस यकृत होता कैसा है। तो यकृत ये रहा, देख ये यकृत रहा और ये यकृत है। ये यकृत की आकृति है जो शरीर के दाईं ओर है, और इसके ये क्या है, पित्ताशय, क्या है, पित्ताशय। तो इस प्रकार का यकृत होता है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पर क्या आता है। अब नेक्स्ट पेज पर ये फिर लीवर का ही पार्ट है। लीवर में एल्बुमिन प्रोटीन बनाता है, कौन सा बनाता है, एल्बुमिन। लीवर एल्बुमिन प्रोटीन भी बनाता है जो खनिज पदार्थ को रक्त में प्रवाहित होने से सहायता करता है। जो खनिज पदार्थ होते हैं जैसे अभी बताएं फेरस और पोटेशियम वगैरह, उनको रक्त में प्रवाहित होने में क्या करता है, सहायता प्रदान, कौन, एल्बुमिन प्रोटीन। अब ये तो हो गई हमारी बहिस्रावी ग्रंथि की बात। अब देखते हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसे हम कहते हैं अंतस्रावी ग्रंथि। आप देखते भाई अंतस्रावी ग्रंथि, एक बार डायग्राम बता देता हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको सही तरीक़ा से। ये अंतस्रावी ग्रंथि का डायग्राम है। अब देखते हैं इसमें एक तो थैलेमस जो हमारे शरीर में मस्तिष्क में पाई जाती है, हाइपोथैलेमस ये मस्तिष्क में, पीनियल मस्तिष्क में, पिट्यूटरी ये मस्तिष्क में, थायराइड ग्रंथि ये गले में पाई जाती है, पैराथायराइड थाइमस ग्रंथि है ये पाई जाती है हमारे फेफड़ों के पास नीचे बक्सगुआ में। पैनक्राइज अग्नाशय ये भी ग्रंथि है। एड्रिनल ये होती है हमारे, जो एड्रिनल ग्रंथि होती है हमारे वृक्क के नीचे होती है, किसके, किडनी के नीचे। अब देखते हम, ये हमारा डायग्राम हो गया। अब देखते भाई अंतस्रावी ग्रंथि होती क्या है। तो अंतस्रावी ग्रंथि वही होती है जो मैंने अभी बताया कि ये अपने प्रभाव को, ये नलिका नहीं होती इनमें, इनका प्रभाव मार्ग निश्चित भी नहीं होता। इससे निकलने वाला हार्मोन रक्त में जाकर मिल जाता है, सीधा किस में मिल जाता है, रक्त में। इसके उदाहरण है हाइपोथैलेमस, पीनियल थायराइड, पैराथायराइड और एड्रिनल गोनाल्ड पीयूष। अंतस्रावी ग्रंथि 9 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 9 प्रकार। ये अभी बताया मैंने, ये पूरी सारी ग्रंथि है ना। अब देखते हैं फर्स्ट नंबर पे पीयूष ग्रंथि। क्या है, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है। ये पीयूष ग्रंथि होती है जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है, लेकिन अंतस्रावी में इसका नंबर कौन सा आ रहा है, दूसरा। कौन सा आ रहा है, दूसरा। ये दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है जो अंतस्रावी है। कैसी है भाई, अंतस्रावी। इसका वजन होता है 0.6 ग्राम। कितना होता है, 0.6 ग्राम। ये इसका आकार भी बता देता हूँ साथ में ही। इसका आकार होता है ये, जैसे ये मैं पॉइंट लग रहा हूँ, ये पॉइंट लग रहे, इनके पॉइंट के जैसा आकार होता है। 0 मतलब पॉइंट कितना सा होता है, इतना छोटी सी आकृति होती है इसकी, है ना। यह मस्तिष्क के उधर तल, ये मस्तिष्क में पाई जाती है, बीचों बीच। किस में पाई जाती है, मस्तिष्क, हेड सिर। क्रियाकलाप को नियंत्रण करती है। ये शरीर के जो विभिन्न क्रियाकलाप होते हैं हमारे,
उन पर क्या करती है, नियंत्रण, और नियंत्रण करती है तो इसको किसका नाम दे दिया फिर, मास्टर ग्रंथि का। किसका नाम दे दिया, मास्टर ग्रंथि का। इससे 9 हार्मोन निकलते हैं। कितने हार्मोन निकलते हैं, सॉरी 11 हार्मोन निकलते। कितने हार्मोन निकलते हैं, 11। 9 तो ग्रंथि पाई जाती है ना, संख्या होती जिनकी। अब इसका डायग्राम दिखा देता हूँ एक बार। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, ये पीयूष ग्रंथि है, ये भाई ये है जो पीयूष ग्रंथि है ना, ये पीयूष ग्रंथि हो गई। देखते हैं नेक्स्ट आगे, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं और इनका कार्य क्या है। तो पीयूष ग्रंथि से ये हार्मोन निकलते 4 प्रकार के। कितने प्रकार के, 4 प्रकार। एक THS, जिससे हम कहते हैं THS को थायराइड सिस्टमैटिक हार्मोन, है ना, थायराइड सिस्टमैटिक हार्मोन। ये हार्मोन थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन को निकालने का कार्य करता है। थायराइड जो ग्रंथि होती है हमारे गले में पाई जाती है, वो बताया मैंने, उससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलने पर उत्तेजना करता है। क्या करता है, उत्तेजित करता है उससे निकलने के लिए। यह थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की कमी होती है। थायराइड ग्रंथि में आयोडीन कमी होती है, थायरोक्सिन नहीं बनता है, यह बीमारी की। अब आयोडीन की कमी होती है तो उससे कौन सा रोग हो जाता है, घेंगा रोग। घेंगा, इसको गलगंड भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ग्वाइटर रोग भी, है ना, ध्यान रखना तीनों बातों। फिर है हमारा दूसरा है STH, सोमाटोट्रोपिक हार्मोन, जिसकी फुल फॉर्म है। यह वृद्धि को नियंत्रण करता है। जो हमारे मानव शरीर की वृद्धि होती है ना, उसको नियंत्रण, एक तो छोटा होता है और एक इतना बड़ा। तो ये तो हो गया बौनापन, और ये हो गया भीम का यानी बड़ा। तो कम स्त्रवण से तो छोटा रह जाएगा और ज़्यादा स्त्रवण से किस हार्मोन की से, STH सोमाटोट्रोपिक हार्मोन की कमी से तो हो जाएगा बौनापन, और अधिकता से भीम का लंबा शरीर। ये देखो, कमी से बौनापन और अधिकता से लंबा हो जाएगा। फिर देखते LTH, लूटोटाइजिंग हार्मोन, लूटोनाइट्रोजिंग ऐसे कुछ नाम है इसका, याद नहीं ज़्यादा। अब देखते ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या होता है, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है ये दूध निष्कासन में योगदान देता है। किसमें देता है, दूध निष्कासन में। हमारे गाय भैंस या मनुष्य को ले लो, इनके स्तनों से दूध को निकालने के लिए कौन प्रेरित करता है, ऑक्सीटोसिन। अब कोई गाय भैंस या दूध कम दे रही है, हम देखे भाई दूध बढ़ाना है तो हम डॉक्टर को बुलाते, तो वो इंजेक्शन लगाता है। तो वो किस हार्मोन के लगाते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे अधिक दूध देने में सहायता मिलती है भैंस को। ऑक्सीटोसिन लोअर पेन को कम करता है, और बर्थ होमिक और लोअर होमिक, ये कहते हैं इसको, बर्थ होमिक को भी, है ना। अब हाइपोथैलेमस ये भी क्या है, ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। अब हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि के पीछे पाई जाती है। किसके पीछे पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि। अभी मैं बता देता हूँ, ये देख पीयूष, ये पीयूष ग्रंथि बताई थी मैंने अभी, और इसके पीछे ये है, जो कौन सी है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि, इसका कार्य बताता हूँ थोड़ा सा। अंतःस्रावी ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करती है। जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है उनको सभी को हार्मोन को बाहर निकालने के लिए उत्तेजित करती है कौन, हाइपोथैलेमस। और ये सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है, इसका मतलब तो ये हुआ। तो इसको हम कह सकते हैं फिर हेड मास्टर। क्या कह सकते हैं, मास्टर पर भी कंट्रोल करे, हेड मास्टर ग्रंथि। तो मास्टर ग्रंथि तो होगी पीयूष, और हेड मास्टर कौन सी है, हाइपोथैलेमस। ये ताप नियंत्रण में सहायक होती है, ध्यान रखना। ताप नियंत्रण में इसमें एक पॉइंट पाया जाता है, सेट अप पॉइंट जिसे कहते हैं हम। बुखार चढ़ने पर हम जो मस्तिष्क पर गीला कपड़ा रखते हैं ना, तो वो हम बुखार डाउन होने लगती है, तो वो सेट अप होता है ना वो पॉइंट, तो ऊपर, तो उससे बुखार चलती है, नीचे होते डाउन, सेट अप डाउन, है ना। तो इसको हम ताप नियंत्रण में सहायक रखती है, किसमें, ताप नियंत्रण। तो टेम्परेचर कम हो जाता है गीला कपड़े रखने पर, और बुखार ऑटोमेटिक उतरने लगती है। नेक्स्ट देखते हैं हम पीनियल ग्रंथि। क्या है, पीनियल ग्रंथि, जो ये शरीर के मस्तिष्क के पिछले भाग में पाई जाती है। इसका कार्य क्या है, देखते हैं हम।